नमस्कार, मैं संत समीर। आज दो सवाल हैं मेरे सामने। पहला सवाल ये है कि लॉकडाउन की इस देश को क्या सचमुच ज़रूरत है और है तो किस हद तक। दूसरा सवाल ये है कि लॉकडाउन की स्थिति में क्या देश का विकास जारी रखा जा सकता है। ये सवाल कई साथियों ने किए हैं, तो मुझे लगा इस पर बात की जानी चाहिए। इन सवालों पर बात करने से पहले मैं कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, जिनसे ये बात करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। पहली रिपोर्ट ये है कि 6 अप्रैल को अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी एस फॉस ने एक अंदाज़ा व्यक्त किया था, एक रिपोर्ट सामने रखी थी जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप वगैरह सारे लोग मौजूद थे। उस रिपोर्ट का अंदाज़ा ये था कि 50% मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोरोना के संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। मतलब कोरोना का संक्रमण होगा, व्यक्ति ठीक भी हो जाएगा, लेकिन उसको पता तक नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। दूसरी रिपोर्ट इसके पहले की है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की है, जो मार्च के दूसरे हफ्ते में आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिपोर्ट की कि 80% मामले ऐसे होंगे जिनमें लक्षण बहुत मामूली होंगे या ना के बराबर होंगे। सिर्फ 15% मामलों में स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है या अस्पताल जाना पड़ सकता है, ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। और अभी ताज़ा रिपोर्ट है, वो चीन से नेचर पत्रिका में छपी हुई है। उस रिपोर्ट के हिसाब से कि कुछ जगहों पर 44% और कुछ जगहों पर 48% मामलों में ऐसा देखा गया कि कोरोना के कोई लक्षण नहीं आए। मतलब वही है कि 50% मामले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। तो अगर हम 80 और 50 दोनों का औसत निकाल लें तो स्थिति क्या बनती है? 60-65% मामलों में कोई लक्षण नहीं आने। और ये जो रिपोर्ट मैं कह रहा हूँ, ये बाहर के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से है, चीन के हिसाब से है, कुछ पश्चिमी देशों के हिसाब से है। हिंदुस्तान में ये तस्वीर थोड़ी सी और अलग हो सकती है। हमारी स्थिति इम्यूनिटी के मामले में थोड़ी बेहतर है। यहाँ सूरज की रोशनी काफ़ी है, मौसम खूब बदलते हैं और हम धूल मिट्टी में खेलने वाले लोग हैं। इस नाते भारतीयों की इम्यूनिटी बाकी दुनिया की तुलना में कई मामलों में थोड़ा बेहतर हो सकती है। अगर हम थोड़ा प्रकृति के साथ रहते हैं, शहरों की स्थिति अलग बात है, लेकिन गांवों में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो उस हिसाब से यहाँ और बड़ी संख्या हो सकती है जिसमें कोरोना का संक्रमण होगा, आक्रमण होगा, लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। तो एक तो ये चीज़ समझिए। और इसके बाद एक दूसरे तरह की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वो रिपोर्ट जो है ये बताती है कि कैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है और अगले 2-3 साल के लिए हम सुरक्षित हो जाते हैं काफ़ी हद तक। 1977 में एक रिसर्च की गई हार्वर्ड हॉस्पिटल में। तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 18 लोगों को कोरोना से संक्रमित कराया गया। यहाँ पर कई लोगों को शंका होगी कि 1977 में कोरोना का संक्रमण भला कैसे। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कोरोना सिर्फ एक वायरस नहीं है, ये वायरस की पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है, पूरा समूह है, एक पूरा ग्रुप है। और काफ़ी वक्त से ये इंसानों को परेशान करता आ रहा है। सार्स और मर्स, जिसका हम नाम पहले सुन चुके हैं, ये सब संक्रमण जो है ये कोरोना के ही संक्रमण थे। नोवेल कोरोना जो नया नाम दिया है, ये नए तरह का आक्रमण है या नए तरह का ये कोरोना है, जो एक अलग जाति है कोरोना की। जब 18 लोगों को कोरोना से संक्रमित कराया गया तो देखा ये गया कि उनको फिर अगले साल जब संक्रमित कराया गया तो कोई असर ही नहीं आया। और फिर अगले 1 साल बाद जब संक्रमण दिया गया तो बहुत हल्का असर आया। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला कि एंटीबॉडी शरीर विकसित करता है रोगों से लड़ने के लिए, और ये कोरोना परिवार के वायरस पर उसका असर कुछ इस तरह से होता है कि 2 से 3 साल तक के लिए लगभग शरीर जो है सुरक्षित हो जाता है। एक और रिसर्च हुई है, ये 1990 की है। तो ये 1990 की रिसर्च में ये हुआ कि 15 लोगों को कोरोना से संक्रमित कराया गया और देखा यह गया कि सिर्फ 10 लोगों में उसका असर आया। इसका एक निष्कर्ष ये निकला कि तिहाई लोगों पर कोई असर नहीं होता है और 10 लोगों पर असर आया।
लेकिन जब साल भर बाद उनको फिर संक्रमण दिया गया तो वो असर बहुत ही कमज़ोर था। और अभी हाल में एक और रिसर्च की खबर आई है, वो है चीन से, जो नेचर पत्रिका ने छापी है। उसके हिसाब से ये है कि कई इलाकों में ऐसा है कि 44% तक और कुछ इलाकों में 48% तक, यानी 50% के आसपास तक कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिए। निष्कर्ष ये है कि 50% लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं है। तो एक दो तरह के निष्कर्ष बनते हैं। एक तो यह है कि आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कोरोना से संक्रमित होंगे लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं आएंगे, बिना दवा के वो ठीक हो जाएंगे, उनको अंदाज़ा भी नहीं चलेगा। दूसरा निष्कर्ष ये आता है कि कोरोना का जब हमला होता है तो शरीर एंटीबॉडी विकसित करती है और ये एंटीबॉडी 2 से 3 साल तक के लिए शरीर को सुरक्षित कर देते हैं। तो इसी हिसाब से हमको दरअसल सोचने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन किस तरह का हम अपनाएं। एक चीज़ और याद कर लीजिए, उससे भी जो करीब सारे लोग जानने लगे हैं उस बात को कि कोरोना संक्रमण के बाद खतरा किस पर है मरने का, वो है 70 साल से ज़्यादा उम्र वालों को और उनको जो कई तरह के गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या हृदय के रोगी हैं या हाई बीपी है उनको या अस्थमा है उनको। तो इस तरह के जो रोगों से ग्रस्त हैं उनके लिए खतरा है जो बुजुर्ग हैं। हाँ, कुछ जवान भी हो सकते हैं जो हमारी तरह कमज़ोर होंगे, बहुत कई तरह के रोग होंगे उनको, वो एक अलग सवाल हो सकता है। कुछ जवान भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं। तो सिर्फ उनको जो कमज़ोर हैं, जिनको कई तरह के रोग हैं, ख़ास तौर से बुजुर्ग, मरने का खतरा सिर्फ उनके लिए है। दूसरा ये भी यहीं याद कर लीजिए कि जो लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं वो संख्या जो दिख रही है वो उतनी नहीं है। उसका सीधा कारण है कि पहले अगर एक अस्थमा के रोगी को, एक डायबिटीज़ के रोगी को, एक हृदय रोगी को कोई फ्लू हो जाए, कोई सर्दी जुकाम हो जाए और अचानक उसकी मौत हो जाए तो हमेशा उसकी मौत जो है उस गंभीर रोग के खाते में डाली जाती थी। लेकिन अभी ये हाल है कि अगर किसी हृदय रोगी को कोरोना का वायरस मिल भी जाए तो उसकी मौत हो जाए, भले हृदय रोग की वजह से हो, लेकिन उसकी मौत कोरोना के खाते में लिखी जाएगी। और ये आप सीधा उदाहरण समझिए, बिहार का जो पहला रोगी मौत का शिकार हुआ वो कुछ और रोगों से मौत का शिकार हुआ, कोरोना का उस पर लक्षण नहीं आया था, फिर भी उसकी मौत कोरोना की वजह से मानी गई। तो ये समझिए कि मौतें उतनी नहीं है जितना हमको रोज रोज दिख रही हैं, जो डरा रही हैं। तो इस हिसाब से इसमें से एक निष्कर्ष या एक समाधान ये निकलता है कि हमें दरअसल सुरक्षित करने की ज़रूरत सिर्फ बुजुर्गों को है या कमज़ोर लोगों को है या जो बहुत गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं। तो पूरे घर को क्वारंटाइन करने के बजाय, सारे लोगों को घर में बंद कर देने के बजाय होना ये चाहिए कि बुजुर्गों को आप सुरक्षित कर दीजिए या गंभीर रोगियों को सुरक्षित कर दीजिए। उसके कई तरीके हो सकते हैं, ये घर में भी हो सकता है, और घर में अगर नहीं हो सकता है तो मोहल्ले में, इलाके में, जैसे हम क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं अस्पतालों में, तो उस तरह से बुजुर्गों के लिए एक अलग से हम क्वारंटाइन सेंटर या उनकी सुरक्षा के लिए एक कुछ बना दें इस तरह से कि 1 महीने के लिए, 40 दिन के लिए उनको वहाँ रहना है, उनका खाना पीना सब वहाँ होगा। वे बच गए तो बाकी को तो मरने का खतरा है ही नहीं। और दूसरी चीज़, एक बड़ी चीज़ ये है कि अगर प्रकृति का जो तरीका है, नेचर का जो तरीका है, वो ये है कि अगर सहज ढंग से कोई वायरस, कोई विषाणु प्रसार करता है तो शरीर, प्रकृति ने वायरस को ही सिर्फ ताकत नहीं दी है, उसने ताकत हमें भी दी है, जीव जंतुओं को भी दी है जिन पर आक्रमण होता है वायरस का। तो जब वायरस का आक्रमण होता है तो शरीर जो है एंटीबॉडी विकसित करता है और वो एंटीबॉडी आगे लड़ने के लिए रोगों से काफ़ी काम करती है। तो अगर इस तरह से वायरस का सहज प्रसार अगर हो रहा है और हमने खतरे वाले लोगों को बचा लिया तो बाकी लोगों को डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, वो या तो ऐसे ठीक हो जाएंगे, नहीं तो आयुष मंत्रालय ने जो कुछ तरीके बताए हैं, कुछ काढ़ा पीने का, हल्दी पे आधा चम्मच लेने का, कुछ और चीज़ें जो मैं बहुत पहले से ये बताता रहा हूँ, और फेफड़े के ऊपर जो मैंने फेफड़े की को ताकत देने के लिए एक वीडियो ही बनाया हुआ, वो लिंक में आपको मिल जाएगा। उसमें कई सारे तरीके मैंने बताए हैं और मुझे अच्छा लगा कि वो तरीके आयुष मंत्रालय ने भी अपने उसमें शामिल किए हुए हैं। और फेसबुक वगैरह पे जब मैं लिखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि उसका असर काफ़ी पड़ता है। बड़े बड़े नेता, मंत्री, कई लोग उसमें शामिल हैं।
तो सोशल मीडिया पर तो मेरा है, वो चलता है, लेकिन अब यूट्यूब मेरे लिए बिल्कुल नया है और इस पर कोई सब्सक्राइबर तो ज़्यादा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे, अच्छा लगे तो इसे खूब शेयर कीजिए, जिससे प्रभावी लोगों तक, क्षमतावान लोगों तक, या जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं उन तक अगर ये बात पहुंची तो हो सकता कुछ रास्ते उनको भी नए सिरे से दिखाई देना शुरू हों। तो पहला तो यही है सुझाव कि बुजुर्गों के लिए हमको क्वारंटाइन की बात सोचनी चाहिए। बाकी पूरे घर को अपना पूरा काम करने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और वो उन पर अगर कोरोना का हमला होता है, आक्रमण होता है, तो उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होगी और वो उनको 2-4 साल के लिए बेहतर सुरक्षा देगी। और इसी से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब जिसको हम सामुदायिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। मतलब जब समाज में हर तरफ अगर वायरस का प्रसार चल रहा है तो सारे लोगों में, और ये करीब करीब अगर 65 या 70% लोगों तक ये वायरस पहुंच गया तो बाकी 30% या 40% तक अपने आप वो एंटीबॉडी शरीर में विकसित हो जाती है और पूरा समाज उससे सुरक्षित हो जाता है। हाँ, एक डर जरूर होता है कि ये वायरस बहुत तेज फैल रहा है, तो उस तेज फैलाव को थोड़ा सा कम करने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का रास्ता अपना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर लॉकडाउन करके बहुत तेजी से आप रोकने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये बाद के लिए ज्यादा खतरे वाला हो। एंटीबॉडी जल्दी विकसित नहीं होगी शरीर में। ये हम बीमारी को और लंबा खींचने वाला काम कर सकते हैं इसके रास्ते से। इस बात को भी समझने की हमको जरूरत है। तो बुजुर्गों को सुरक्षित करने की जरूरत है और देश की सारी आर्थिक गतिविधियां चलती रहें, कोई समस्या नहीं है। आपने देश के बुजुर्गों को बचा लिया, देश का पूरा विकास चल रहा है, तो परेशानी कहाँ है। और कुछ दिन में ये एंटीबॉडी शरीर में विकसित हो गई तो और परेशानी खत्म हो जाएगी और हम 2-4 साल के लिए भी कोरोना से लड़ने लायक हो जाएंगे। तो एक सुझाव मेरा ये है, आप गंभीरता से सोचिए इसको। दूसरा सुझाव ये है कि कारखानों के स्तर पर कैसे हम काम करें। कारखाने हमारे बंद पड़े हैं, इनको चलाने का मेरा सुझाव ये है कि हमको ये पश्चिम के तरीके से, बाहर के तरीके से, उनके डराने पर, WHO के डराने पर, जब हमने आंख मूंद के बिना अपनी परिस्थितियों को देखे हुए फैसले ले लिए तो उसमें हमको नुकसान भी हो सकता है। तो हमको क्या करने की जरूरत थी कि हमको, जैसे एक कोई कारखाना है उसमें 100-200 लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्री इतनी जिम्मेदारी ले सकती है, जो करोड़ों की फैक्ट्री खड़ी हुई है तो 2-4 लाख की टेस्टिंग की व्यवस्था तो कर ही सकती है। मतलब 2-4 लाख रुपए अगर वो टेस्टिंग में लगाती है तो एक काम वो करेगी कि अपने सारे काम करने वालों को अगर वो निश्चित कर लेती है कि हमारे यहाँ कोई भी कोरोना से संक्रमित नहीं है। वैसे तो जो बाहर गया है, जब इतना साफ है कि बाहर से आए हुए लोगों से ही ये फैला है, तो जो लोग बाहर से संपर्क में नहीं है या कुछ ऐसे लोग जो बाहर से संपर्क में होके आए होंगे उनके संपर्क में नहीं है, तो इसका मतलब कोरोना का वहाँ संक्रमण होने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी हम पूरी तरह से ये तय कर लें, सुनिश्चित कर लें कि हमारी फैक्ट्री के 100 या 200 वर्करों को, काम करने वालों को, यहाँ के कर्मचारियों को कोई कोरोना का संक्रमण नहीं है, तो फिर उनको घर में बैठाने का क्या मतलब। उनको तो करना ये चाहिए कि चलो हम ये करते हैं कि अपने कर्मचारियों को, हर फैक्ट्री इतनी बड़ी होती है, इतनी जगहें होती हैं, ठीक है 1 महीने के लिए थोड़ा सा कष्ट सही, लेकिन ये कर लें कि 1 महीने तक हम या 40 दिन तक हम घर में नहीं जाएंगे, हमारा खाना पीना यहीं होगा। बल्कि इससे हो सकता है किसी को शौक आए तो और ज़्यादा समय तक काम करे, उत्पादन और बढ़ सकता है। दिन रात काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 लोगों को अगर कोरोना संक्रमण नहीं है, आप निश्चित हैं, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है और वो काम कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, वहीं पर एक चीज़ है कि फैक्ट्री से कुछ ट्रक बाहर निकलते हैं, उनमें आपका उत्पादन बाहर निकलता है या कुछ कच्चा माल अंदर आता है, तो वो एक सावधानी की चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए तरीका हो सकता है कि मान लीजिए 20, 25, 15 ट्रक हैं फैक्ट्री के अंदर, तो आप 2, 3, 4 ग्रुप में बांट लीजिए। तो 5-5 ट्रक का ग्रुप है, 10-10 का ग्रुप है, तो ये जो 10 ट्रक आज बाहर निकले हैं, वो जब फैक्ट्री में आए तो उनको 2 दिन तक एक ही जगह पर खड़ा रहने दीजिए। फिर दूसरे 2 दिन जो आए उनको भी 2 दिन का अंतर कर दीजिए। इस तरह से 3-4 ग्रुप बना के, तो जो 2 दिन तक खड़े रह चुके हों उनको फिर काम पे लगाइए, बाहर निकालिए, वो अपने आप सैनिटाइज हो चुके होंगे। तो इस तरह से 2-2 दिन का अंतर देके जब आप निकलेंगे रोज, लेकिन बस 2 दिन का गैप देना है कि जो 2 दिन से खड़ा रहा हो उसी ट्रक को बाहर निकालना है।
दूसरा एक आसान तरीका और है इसमें सैनिटाइज करने का। वो आसान तरीका ये हो सकता है कि कोई भी 50 डिग्री के आसपास का गैस स्प्रे आप ट्रकों पर कर दीजिए तो 5 मिनट में सैनिटाइज हो जाएगा। या जहां ड्राइवर बैठते हों, जहां कुछ काम करने वाले बैठते हों, उस जगह को आप सैनिटाइज कर दीजिए इस तरह से। क्योंकि जब इतना तापमान पर 50 डिग्री 60 डिग्री, इस पर तो वायरस रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो चिपचिपा है और प्रोटीन से बना हुआ, तो वो विघटित हो जाएगा। इतने तापमान पर जिंदा ही नहीं रह सकता, तो वायरस विघटित होकर खत्म हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा। तो सैनिटाइज करने के 2 तरीके, या तो 2 दिन खड़ा रहने दीजिए, नहीं तो आप गैस का स्प्रे कर दीजिए, गर्म गैस का। तो ये तरीके हो सकते हैं। तो इस तरह से, और दूसरा ड्राइवरों के लिए एक तरीका ये अपना सकते हैं कि ड्राइवरों को 1 महीने के लिए तय कर दीजिए कि वो बाकी के कर्मचारियों से ना मिलने जुलने पाए, क्योंकि ड्राइवर रोज रोज बाहर निकल रहा है। तो उनका एक अलग कमरा या अलग से हाल जो भी तय कर दीजिए कि वो 40 दिन 1 महीने बाकी कर्मचारियों से नहीं मिलेंगे, वो अलग रहेंगे। और उनको भी सैनिटाइज करने का उतना तो समझदारी सब में आ गई है। तो इस तरह से देश के कारखानों का काम सब चलते रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहां भी जो लोग संक्रमित हों उनको तो ठीक है, अलग से क्वारंटाइन करने वाली बात है। तो इस तरह से देश के कारखाने भी चल सकते हैं। और तीसरा जो है मेरा सुझाव, वो है देश के किसानों के लिए। खेती बाड़ी, हमारी ज्यादा संख्या गाँव में रहती है, खेती बाड़ी करती है, वो भी घरों में बंद है, पता चला खेती बाड़ी के काम जो है वो मुश्किल में है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? मेरा मानना है कि हम कुछ इलाके तय करें, इलाके के हिसाब से सघन अभियान टेस्ट करने का, जांच करने का चलाएं। तो कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां के लोग ना तो कभी विदेश गए हैं, ना तो कभी जाते हैं, ना वहां कोई विदेश का आता है। ऐसे इलाके आसानी से चिन्हित किए जा सकते हैं। और देश में काफी बड़ा इलाका ऐसा ही है जहां कोरोना का अभी तक कोई संक्रमण नहीं है, और उनको थोड़ा और हम सुनिश्चित कर लें तो जिस इलाके में मान लीजिए 10,000 की आबादी को हमने तय कर लिया, यहाँ कोरोना का कोई संक्रमित नहीं है, तो हम बस ये करें कि बाउंड्री को या सीमा को सील करें कि वहां 1 महीने 2 महीने तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा तो रिपोर्ट करके जाएगा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी रहेगी। तो इस तरह से करके फिर उस 10,000 की आबादी को ना तो मास्क लगाने की जरूरत है और ना तो अलग अलग से इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। वो पूरा काम अपना कर सकता है, जो भी खेती बाड़ी जितनी भी चीजें हैं। दूसरा ये भी आप ध्यान रखिए कि खेती बाड़ी के काम जो है भारत में जो होते हैं, उसमें एक अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा कायम रहती है। जैसे आप निराई कर रहे हैं या गुड़ाई कर रहे हैं या कोई भी इस तरह के काम कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं फसल की, तो हमेशा 4-6 फुट की दूरी पर ही एक व्यक्ति दूसरे से होता है। और ये दूरी आप नहीं बनाएंगे तो एक की कुदाल दूसरे का पैर काट देगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो ऐसे ही रहती है, कोई भी मास्क उसको लगाने की जरूरत नहीं है और कोई भी इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की अतिरिक्त जरूरत नहीं है। फिर भी घर में जाए तो उतना सावधानी रखे। हाँ, घर में बुजुर्ग हों, एक तो बुजुर्गों का रास्ता मैंने बताया, दूसरा गाँव में बुजुर्गों को क्वारंटाइन करना आसान है, उनका कमरा अलग कर दीजिए बड़े आराम से, या बाग में बैठ के वो चारपाई पर किताबें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भजन गा सकते हैं। बस इतना करना है कि बच्चे उनके साथ अक्सर खेलते हैं, ये करना है कि दादा और पोते को 1 महीने के लिए थोड़ा सा अलग रख देने की जरूरत है, कि छोटे बच्चे उनके पास न जाएं। बस 1 महीने का मामला है। तो इस तरह से हम कुछ रास्ते अपना सकते हैं, कई और रास्ते भी समझ में आ सकते हैं अगर सोचे जाएं तो। और इस तरह से गंभीर किस्म का लॉकडाउन कि पूरा देश ठप पड़ जाए, पूरे देश का काम धाम खत्म हो जाए, मजदूर बेकार हो जाएं, हमारी जिंदगी इतने खतरे में आ जाए कि कोरोना से जितने लोग न मरें उतने भूख से मर जाएं। तो सोचिए कि स्थिति क्या है। तो हमको रास्ते तो सोचने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, और दूसरा अपने देश के हिसाब से सोचने पड़ेंगे। इन सब में एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं बहुत सारे अपने वीडियो में बोल चुका हूं, कह चुका हूं, लिख चुका हूं, वो ये है कि आयुष मंत्रालय का इधर का जब मैंने देखा तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तमाम सारे वैद्य, तमाम सारे डॉक्टर उस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। WHO की गुलामी हमने यहाँ उतनी नहीं की है, हम अपने माहौल के हिसाब से अपनी सुरक्षा के ज़्यादा बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। तो वो रास्ते अपनाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, हमारे मसाले ऐसे हैं और हमारे रहन सहन की शैली ऐसी रही है, उसको जीवित करने की ज़रूरत है। इस देश में सोशल डिस्टेंसिंग तो अपने आप चलती चली आई है, बड़ी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, उसको ज़रा सा समझने की ज़रूरत है। तो हमारे लिए ये बड़ा खतरा नहीं है।
तो इस तरह से हम बच सकते हैं। और मेरा यही निवेदन है कि आप जितना भी इसको शेयर कर पाएँ, अगर ये बात अच्छी लग रही हो तो जितना ही आप बांटेंगे, साझा करेंगे, तो कुछ अच्छे लोगों तक ये पहुँचेगा, तो शायद उनको और रास्ते नज़र आएंगे और हम अपने देश को मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, अपने देश का विकास आगे की तरफ जारी रख सकते हैं। बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।